नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब साथियों का अभिनव क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अभी जो लास्ट सेशन हमने लिया, जो 6 नंबर का सेशन था, वो संविधान सभा की समितियों के ऊपर था अपना। और संविधान सभा की समितियां फिनिश करने के बाद मैंने आपको बता दिया था कि 3 वाचन हुए थे भारतीय संविधान पर, और 3 वाचनों की चर्चा के बाद अब मैं बात करना चाहता हूं। और आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर हो गया था तैयार। अब संविधान निर्माण के दौरान क्या क्या चीजें हुई, उन चीजों पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि संविधान निर्माण के दौरान कुल खर्च क्या हुआ, कुल कितनी बैठकें हुई, कुल कितने सत्र हुए, इन चीजों के ऊपर संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही और संविधान निर्माण में कितना समय लगा, इन सब चीजों पे चर्चा करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए सामने। पहली बात, 26 नवंबर 1949 को ध्यान दीजिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। आगे इस संविधान निर्माण की जो रूपरेखा थी, इस संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, कितने सत्र हुए, इन चीजों के ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए सामने। पहली बात, संविधान निर्माण में लगा समय, ये लीजिए, निर्माण में लगा समय। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ध्यान दीजिए, सबको पता है, वैसे बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन, यह समय लगा संविधान निर्माण के दौरान। यह समय कैसे इंक्लूड करेंगे, आप कैसे काउंट करेंगे? तो आपको पता है कि संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। मतलब मैं ये कहूं कि ये समय कब से कब तक का हो गया, तो मैं कहूंगा 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। मैं आपको बहुत डिटेल में बताना चाह रहा हूं ये बात। अक्सर मैं डायरेक्ट फिनिश कर सकता था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बताकर, लेकिन यहां से राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर 2021 के पेपर में बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन निकला था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उसकी चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे सीधा पूछता है संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो आपको उत्तर देना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका मतलब हम काउंट करेंगे 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, और इसको अगर अपन काउंट करेंगे तो आएगा अपना समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपको अच्छे से पता है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में एक बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि संविधान सभा क्या था? संविधान सभा कुल कितने समय तक अस्तित्व में रही? यह प्रश्न पूछा सब इंस्पेक्टर 2021 में। बच्चों को लगा कि संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, इसका उत्तर और संविधान निर्माण में लगा समय, इसका उत्तर दोनों का सेम होगा। दोनों का उत्तर दोस्तों सेम नहीं होगा, अलग होगा। अलग कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिए। संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही, तो आपको इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है? आपको काउंट करना है 9 दिसंबर 1946 से और 24 जनवरी 1950 तक। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये लो, एक नया क्वेश्चन और तैयार। संविधान सभा की अंतिम बैठक, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है।
अगर संविधान निर्माण में समय पूछता है तो आपको 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक के टाइम को इंक्लूड करना है। लेकिन संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही तो आपको 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक काउंट नहीं करना है, आपको 24 जनवरी 1950 तक काउंट करना है। बिकॉज ऑफ संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को माना गया है और यही उत्तर माना जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। तो याद रखना, अगर आप 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक काउंट करोगे तो जो समयावधि निकल करके आएगी वो आएगी दोस्तों 3 वर्ष 1 माह एवं 16 दिन। ये आपका उत्तर होगा। किस परिस्थिति में? उस परिस्थिति में जब आपसे प्रश्न पूछता है ये कि संविधान सभा कुल कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो आपका उत्तर होगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। आप कहेंगे मेरे से सर ये लगभग 2 माह है, 2 दिन कम है, वहां 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था, या 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, ये एक्स्ट्रा कैसे हो गया? तो ये एक्स्ट्रा जो टाइम है ये 26 नवंबर 1949 से 24 जनवरी 1950 के बीच का है। देख लीजिए आप, 2 महीने में 2 दिन कम है। तो याद रखना दोस्तों, अगर प्रश्न पूछता है संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही तो उत्तर आएगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। और जैसा कि प्रश्न बन भी चुका है, क्यों? क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक मानी जाती है 24 जनवरी 1950 को और 24 जनवरी 1950 तक के टाइम को आपको इंक्लूड करना है। आपको इस प्रश्न को ऐसे समेटना है दोस्तों। याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और ये बन भी चुका है और आगे भी बनने की बहुत अच्छी संभावना है। अब यहां से एक नया प्रश्न निकल गया 24 जनवरी 1950 का, इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, अभी मैंने आपको यह बात बताई संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? मैंने आपको बता दिया 24 जनवरी 1950 को। अगर सीधा प्रश्न पूछता है तो 24 जनवरी 1950। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं जरा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देखना, 24 जनवरी 1950 से याद रखना, इस दिन कुल 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। भारत के संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी और इस अंतिम बैठक में 284 मेंबर ने, यह क्वेश्चन सीधा बन चुका है कि भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 ने। और कब किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। यह बात भी आपको याद रखनी है। अब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है, जरा यह भी देख लेना। प्रथम हस्ताक्षर, अगर आपसे पूछता है कि संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए, तो प्रथम हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, ध्यान रख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह भी क्वेश्चन निकला हुआ है परीक्षा में। अगर आपसे पूछता है अंतिम हस्ताक्षर किसने किए, यह भी परीक्षा में आया हुआ है, तो यह ध्यान रख लेना, अंतिम हस्ताक्षर किए थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये लो साहब। अब चूंकि राजस्थान की जो एग्जाम्स लगती हैं उसमें एक प्रश्न यहां से एक बार अजीब सा एक प्रश्न और निकला हुआ है, अच्छा प्रश्न है। उसमें पूछा था राजस्थान की तरफ से प्रथम हस्ताक्षर। ये क्वेश्चन राजस्थान के जो बच्चे, मतलब राजस्थान के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम्स लगते हैं अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख लेना, राजस्थान की तरफ से प्रथम हस्ताक्षर, राजस्थान की तरफ से प्रथम हस्ताक्षर। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान की तरफ से प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजस्थान की तरफ से प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता। याद रहे,
बलवंत सिंह बोल रहा हूं मैं, बलवंत राय नहीं बोल रहा हूं। कंफ्यूज करने के लिए दो नाम आएंगे आपके पास, एक बलवंत सिंह मेहता और एक बलवंत राय मेहता। याद रखना दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन याद रहे बलवंत सिंह मेहता राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे और बलवंत राय मेहता गुजरात से संविधान सभा के सदस्य थे, वो राजस्थान से नहीं थे। तो राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर किए थे बलवंत सिंह मेहता ने, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये कहानी है संविधान पर हस्ताक्षर करने की। 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। आपको जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि संविधान सभा में, भारत की जो संविधान सभा थी उसमें अंतिम रूप से विभाजन के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था तो 299 मेंबर बचे थे और इन 299 में से 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। यह प्रश्न भी याद रखना। अब दोस्तों मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और इसको जरा ठीक से तरीके से आप समेट के रखना। बहुत कम जगह इसका मेंशन मिलता है, यह बात मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो सदस्य ऐसे थे, आपको सुनकर ताज्जुब हो सकता है, संविधान सभा में दो सदस्य ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता 24 जनवरी 1950 को ही ग्रहण की थी। बड़ा ताज्जुब वाला प्रश्न है। संविधान सभा में दो सदस्य ऐसे थे जो संविधान सभा के मेंबर कब बने थे? अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950 को। देखो आप, क्या गजब का प्रश्न है। 24 जनवरी जो अंतिम बैठक है उसी दिन दो सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता ली थी और वो दो सदस्य कौन थे? ध्यान देना, एक का नाम था रत्नप्पा मरप्पा कुंभार। क्या नाम था? रत्नप्पा मरप्पा कुंभार। और एक का नाम था वाई.एस. परमार। क्या नाम था? वाई.एस. परमार। याद रखना, रत्नप्पा मरप्पा कुंभार तो बंबई से थे और वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश से थे। कहां से थे? हिमाचल प्रदेश वाले एरिया से थे। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। दो सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता 24 जनवरी 1950 को ली थी। यह बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। संविधान सभा में दो सदस्यों ने अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की। संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की। यह प्रश्न परेशान करने वाला भी है। बच्चों को लगेगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, अंतिम बैठक के दिन सदस्यता, बिल्कुल अंतिम बैठक के दिन। और उनका नाम था, एक का नाम था रत्नप्पा मरप्पा कुंभार। अजीब सा नाम है, रत्नप्पा मरप्पा कुंभार। ठीक है बेटा, रत्नप्पा मरप्पा कुंभार। और एक का नाम है वाई.एस. परमार। क्या नाम है? वाई.एस. परमार। याद रहे साथियों, इन दो सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक के दिन ली थी। यह भी बहुत अच्छा नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है और बन सकता है निकट भविष्य में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब और क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें और संविधान सभा में हुई, तो बहुत सी चीजें हैं, हालांकि बताने को बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, लेकिन अपन उन चीजों को भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल की चीजें जो आपको अप्रोच करेंगी उस लेवल पे कि आप अच्छा पेपर अटेंड कर पाए, पॉलिटिकल साइंस के संविधान के अच्छे क्वेश्चन आप करने में सक्षम है। हाँ, आपने सुना होगा कि संविधान सभा में जो हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 के दिन, वो हस्ताक्षर संविधान सभा के सदस्यों ने कुल 3 प्रतियों पर किए थे। कितनी प्रतियों पर किए थे? 3 प्रतियों पर। याद रखना, भारत के संविधान की कुल 3 प्रतियां थी। कितनी प्रतियां थी? 3 प्रतियां मतलब कॉपियां, अर्थात 3 सेट थे भारतीय संविधान के। मैं कहूं 3 कॉपियां थी, 3 प्रतियां थी। उन तीनों में याद रखना दोस्तों, 2 प्रतियां अंग्रेजी की थी और 1 प्रति थी हिंदी की। 2 अंग्रेजी की प्रतियां थी, मूल प्रतियों की बात कर रहा हूं, मूल 3 प्रतियां थी भारतीय संविधान की। 3 कॉपियां, 3 मूल जो प्रतियां थी भारतीय संविधान की, उनमें 2 अंग्रेजी की थी और 1 हिंदी की थी, जिन पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। यह बात भी याद रखना है आपको, ध्यान देना। आगे चल रहा हूं मैं। देखो,
संविधान सभा में सदस्यों ने कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। कोष्टक में लिख देता हूं मैं, अर्थात संविधान की मूल प्रतियां 3 थी। मूल प्रतियां 3 थी। कितनी थी दोस्तों? 3 थी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। संविधान की कितनी मूल प्रतियां थी? 3 प्रतियां थी। और ये 3 प्रतियां कौन सी थी? 2 अंग्रेजी की प्रतियां, 2 अंग्रेजी की प्रतियां एवं 1 हिंदी की। यह बात भी ध्यान रखना है। 2 प्रतियां किसकी थी? अंग्रेजी की। और 1 प्रति किसकी थी? हिंदी की। और इन 3 प्रतियों पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। यह बात भी याद रखना। इसके साथ साथ लगे हाथ आपको 2-3 चीजों को और समेटना है। संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का हस्तलेखन किसने किया, मतलब उसको हाथ से किसने लिखा। इसके पीछे 2 लॉजिक हैं। मूल भारतीय संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। अगर आपसे प्रश्न, देखो मैं 2 बातें बोल रहा हूं अलग अलग। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया, तो आपको उत्तर देना है बेटा अंग्रेजी, बिना किसी संदेह के आपको अंग्रेजी उत्तर देना है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे भारतीय संविधान का हस्तलेखन कुल कितनी भाषाओं में किया गया, तो उत्तर देना 2 भाषाओं में, हिंदी एवं अंग्रेजी। दोनों भाषाओं में लिखा गया भारत का संविधान, लेकिन मूल रूप से कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी में। प्रश्न की प्रकृति को पढ़ना है अच्छे से। आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है भारतीय संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया, उत्तर देना साहब अंग्रेजी। आपसे प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान कुल कितनी भाषाओं में लिखा गया, 2 भाषाओं में, अंग्रेजी एवं हिंदी। और इनको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका भी नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान देना। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, नोट डाल के लिख रहा हूं, ध्यान से रखना इसको। मूल भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। मूल रूप से, ध्यान रखना, भारतीय संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ध्यान रख लेना आप। कुल एवं कुल 2 भाषाओं में लिखा गया। कौन सी 2 भाषाएं? तो पहले तो आएगी अपनी अंग्रेजी, क्योंकि मूल रूप से अंग्रेजी में था, तो पहले अंग्रेजी को ही लेंगे। और दूसरी अपनी हिंदी। ये बात भी आपको याद रखनी है, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषाओं में लिखा गया। अब मैं बात करूं इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे अंग्रेजी और हिंदी में, आगे चल रहा हूं मैं, आगे बात करते हैं। तो याद रखना, इसको अंग्रेजी में लिखने का काम, अंग्रेजी भाषा में हस्तलेखन बिल्कुल हाथ से लिखा गया था, टाइप नहीं करवाया गया था, हाथ से लिखा था। मूल अंग्रेजी भाषा में, जो अंग्रेजी भाषा में हस्तलेखन था, वो करने वाला व्यक्ति था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ध्यान रखना भाई, मूल भारतीय संविधान जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और उसको लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब मैं बात करना चाहता हूं हिंदी वाले की।
एक बात आपको कह दूं, मैं बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं, ध्यान रख लेना कि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखा मूल अंग्रेजी भाषा में, इसी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने प्रस्तावना का भी हस्तलेखन किया था। ध्यान रख लेना, प्रस्तावना को लिखने का कार्य भी इसी व्यक्ति ने किया था, यह भी याद रखना। जब मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तब दोबारा रिपीट हो जाएगा, लेकिन यही बता रहा हूं, प्रस्तावना के लेखन का कार्य भी इन्होंने किया था। और किस भाषा में, तो ध्यान रखना अंग्रेजी में। और शैली तो ध्यान रख लेना, भारतीय संविधान किस शैली में, तो आपको उत्तर देना है इटैलिक शैली। इटैलिक ओब्लिक प्रवाह में शैली में। बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं आपको, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। अंग्रेजी भाषा में लिखा, इटैलिक ओब्लिक प्रवाह में शैली में लिखा। किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में। अब बात करते हैं हिंदी में हस्तलेखन, इसको भी जरा देख लें तो ध्यान दें। हिंदी में हस्तलेखन का कार्य किया था, तो हिंदी में हस्तलेखन का कार्य किया था दोस्तों, ध्यान रख लेना, वसंत कृष्ण वैद जी ने। वसंत कृष्ण वैद ये व्यक्ति थे, इन्होंने भारत के संविधान को हिंदी में लिखा। टोटल 3 प्रतियां मैं पहले ही बता चुका हूं, 2 अंग्रेजी की, 1 हिंदी की। और वसंत कृष्ण वैद ने हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। दोस्तों इन सारी बातों को आप समेट लेना, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। अब मैं चल रहा हूं आगे थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि संविधान की जो प्रतियां हैं, जो कॉपियां हैं, उनका अलंकरण किया गया है, उनको सजाया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया उनका। उनके कोने आप देखोगे, आप कभी भी देखना, जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स आती हैं, उनके बैक पेज पे मूल कर्तव्य और प्रस्तावना लिखी हुई मिलती है बहुत बार। आप देखना उनके कोणों पे सजावट मिलेगी आपको, और वो चित्रण, वो सौंदर्यीकरण, वो अलंकरण। तो याद रखना कि संविधान का जो सौंदर्यीकरण था, जो अलंकरण था, वो किसने किया था? तो संविधान का सौंदर्यीकरण और अलंकरण करने वाले व्यक्ति थे तो शांति निकेतन संस्था थी, जिसके 2 कलाकार थे। एक का नाम था राम मनोहर सिन्हा और एक का नाम था दोस्तों नंदलाल बोस। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। संविधान का सौंदर्यीकरण, सजाने का काम पब्लिक अलंकरण, तो यह किया था शांति निकेतन के 2 कलाकार। एक एक चीज को क्लियर करना है। शांति निकेतन के 2 कलाकार, एक का नाम, पूरा नाम बता रहा हूं, बिहुहर राम मनोहर सिन्हा। वैसे आप राम मनोहर सिन्हा याद रख लेंगे, काम चल जाएगा। बिहुहर राम मनोहर सिन्हा। और दूसरे का नाम था दोस्तों नंद लाल बोस, येलो सा बोस। क्या नाम था? नंद लाल बोस। इन्होंने सौंदर्यीकरण का कार्य किया था, सजावट का कार्य किया था, अलंकरण में। लगे हाथ आपको यह भी बता दूं कि ये जो संविधान की प्रतियां थी, उनके कोनों पे सजावट थी, जो सौंदर्यीकरण था, वो किसके चित्र उकेरे गए थे? तो वो थे महाभारत कालीन और बौद्धकालीन चित्रों को उकेरा गया था इनके ऊपर। यह भी प्रश्न है, ध्यान रखना आप। बौद्धकालीन और महाभारत कालीन चित्रों को उकेरा गया था, उन चित्रों से इनका सौंदर्यीकरण, सजावट, अलंकरण किया गया था संविधान की प्रतियों के कोणों पर। यह बात भी आपको याद रखनी है। मैं लिख देता हूं, महाभारत कालीन एवं बौद्धकालीन चित्रों का अलंकरण, ये लीजिए। ठीक है, अब बात करना चाहते हैं आगे। मैंने सारी चर्चाएं समेट दी हैं। कितना समय लगा संविधान बनने में, संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही, और 24 जनवरी को क्या क्या हुआ, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं दोस्तों। एक एक करके आपके सामने सारी चीजें आ गई हैं कि कितनी लोगों ने हस्ताक्षर किए, अंतिम रूप से पहले किसने किए, अंत में किसने किए, राजस्थान की तरफ से किसने किए। ये सारी बातें मैंने आपके सामने एक एक करके रख दी हैं दोस्तों पटल के ऊपर। अब मैं चलना चाहता हूं थोड़ा सा आगे। ये तो है संविधान सभा के। एक और चीज ध्यान रख लेना आप,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाल के लिख देता हूं मैं। संविधान सभा ने प्रतीक के रूप में किसे अपनाया था? हाथी को। संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया था, ध्यान रख लेना। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। संविधान सभा द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया था, हाथी को अपनाया था। यह भी ध्यान रख लेना। प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको अपनाया था बेटा? हाथी के रूप में संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह को, हाथी को संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था। यह बात भी आपको याद रखनी है। अब मैं चलना चाहता हूं थोड़ा सा आगे, ध्यान देना मेरी बात पे। और क्या क्या क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा का कुल खर्च कितना हुआ? ध्यान रख लेना। संविधान निर्माण के दौरान कुल खर्च, संविधान निर्माण के दौरान अगर आपसे पूछे कि कुल खर्च कितना हुआ तो दोस्तों आपको उत्तर देना है। अगर आपसे लगभग पूछे, देखो ध्यान देना मेरी बात पे, खर्च तो लगभग में तो उत्तर देना है 64 लाख। अगर आपसे ऐसे आ जाए कि 63 लाख, 64 लाख, 65 लाख, 66 लाख तो उत्तर देना 64 लाख। एग्जैक्ट आंकड़ा अगर देखे तो आपको उत्तर दे देना है 63,96,000 और 729 रुपए। वैसे ऐसी संभावना बहुत कम होती है ऐसा प्रश्न पूछने की, लेकिन फिर भी अपन नकार नहीं सकते संभावना को, क्योंकि आजकल वैसे भी संविधान के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देख के लगता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लगभग 64 लाख और वैसे 63,96,729 रुपए खर्चे हुए थे। अब मैं बात करना चाहता हूं कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई और कितने सत्र हुए। तो याद रखना, संविधान निर्माण के दौरान, संविधान निर्माण के दौरान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना, के दौरान संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई दोस्तों। कितनी हुई? 166 तो बैठकें एवं 12 सत्र, ऑब्लिक में सत्र को अधिवेशन भी बोल सकता हूं। ध्यान रखना मेरी बात पे, 12 हुए थे सत्र या अधिवेशन और 166 हुई थी बैठकें। 166 बैठकें और 12 अधिवेशन या सत्र हुए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनने सकता है। अब मैं चलना चाहता हूं आगे। आजकल जो पेपर बन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं दो बातें आपके सामने और रख रहा हूं। सबसे लंबा सत्र, ये जो 12 सत्र हुए थे ना, इन 12 सत्रों में से अगर आपसे पूछे सबसे लंबा सत्र, ये प्रश्न भी बन सकता है, ध्यान रख लेना, सबसे लंबा सत्र तो वो था 9वां सत्र। ध्यान दे, 9वां सत्र था कुल 38 दिन का। कितने दिन का? 38 दिन। एटलीस्ट मैं आपको यह भी बता दूं, इसके बाद सेकंड नंबर पे था 7वां सत्र, यह था 36 दिन का। यह भी आपके सामने में लगे हाथ रख रहा हूं। 9वां सत्र था 38 दिन का, 7वां सत्र 36 दिन का। सबसे लंबे सत्र ये थे 12 में से। सबसे कम अवधि के सत्र तो ध्यान रख लेना, सबसे छोटे या कम अवधि के सत्र तो आपको ध्यान रखना है 6वां एवं 12वां, एक दिन के सत्र। यह प्रश्न भी आपको लगे हाथ समेट लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6वां और 12वां एक एक दिन के सत्र थे और 9वां सत्र सबसे लंबा 38 दिन का और सेकंड नंबर पे था 7वां सत्र जो कितने दिन का था? अपना 36 दिन का। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब मैं दो चीजों की चर्चा आपके सामने करना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए आगे। बेटा मैंने बातें की कि कुल सत्र कितने हुए? 166। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, एक्चुअल में होता क्या था, संविधान सभा की बैठकें दो प्रकार से होती थी।
कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। आप सोच रहे होंगे सर 2 प्रकार से कैसे? तो बेटा ध्यान से सुनना, संविधान सभा का काम एक नहीं था, 2 काम थे। संविधान सभा का काम केवल संविधान निर्माण करना नहीं था, बल्कि संविधान सभा का काम था देश के लिए कानून निर्माण करना भी इसी का काम था। बच्चों ध्यान से सुनना, आज हम देखते हैं देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है संसद, जिसको अपन व्यवस्थापिका बोलते हैं। लेजिस्लेचर भारत की जो है वो संसद है, पार्लियामेंट है, जो देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करती है। लेकिन हमें यह भी पता है कि संसद अस्तित्व में आई थी कब? तो अप्रैल 1952 में आई थी। आपको पता है 3 अप्रैल 1952 को तो राज्यसभा अस्तित्व में आई थी और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा अस्तित्व में आई थी। संसद के अस्तित्व में आने से पूर्व देश के लिए जो कानून निर्माण का कार्य करती थी वो भी कौन करती थी? संविधान सभा। और किस रूप में? जरा इसको पीछे समझना एक स्टोरी है। एक्चुअल में क्या हुआ, संविधान सभा के 2 काम थे। कितने काम थे? 2। एक देश के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए तब तक कानून निर्माण करना जब तक देश के लिए संसद अस्तित्व में नहीं आ गई थी। और ये देश के लिए जब कानून बनाती थी, मैं 2 बातें बोल रहा हूं, ध्यान रख लेना। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो ये बिल्कुल कहलाती थी संविधान सभा, और जब ये कानून निर्माण का कार्य करती थी तब ये अंतरिम संसद, अंग्रेजी में बोलूं तो इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी। 2 काम थे, एक देश के लिए संविधान बनाना तो ये संविधान सभा के रूप में काम करती थी, और दूसरा देश के लिए कानून निर्माण करना, तो कानून निर्माण जब ये करती थी तो ये अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी। याद रखना, तो संविधान सभा के 2 काम हो गए, एक देश के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए कानून निर्माण करना। कब तक? जब तक संसद अस्तित्व में नहीं आएगी। तो 166 में से बच्चों बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा गजब का प्रश्न है, सुनना। कुल 166 बैठकें हुई, 166 में से 114 बैठकें जो संविधान सभा की हुई थी वो संविधान निर्माण पर हुई थी, और जो शेष बैठकें बची हैं 114 में से 52 बैठकें शेष जो बच गई हैं वो बैठकें हुई थी कानून निर्माण पर। किस पर हुई थी? कानून निर्माण पर। बड़ी गजब की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, फिर रिपीट कर रहा हूं। 166 में से 114 बैठकें संविधान निर्माण पर हुई थी, या संविधान के निर्माण के प्रारूप पर हुई थी, या संविधान के प्रारूप पर हुई थी, और बची हुई 52 बैठकें हुई थी कानून निर्माण पर। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कुल 166 बैठकों में से 114 बैठकें संविधान निर्माण पर, एवं शेष बैठकें, शेष 52 बच गई, अपने आप ध्यान रख लेंगे आप, बैठकें कानून निर्माण पर हुई थी। कानून निर्माण पर हुई। ध्यान देना आप, 114 बैठकें कानून निर्माण संविधान निर्माण पर और शेष 52 बैठकें कानून निर्माण। प्रश्न कैसे बनेगा जरा सुन लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान सभा की संविधान के प्रारूप पर या संविधान निर्माण पर कुल कितनी बैठकें हुई, तो 114 उत्तर देना है, और संविधान सभा की कुल बैठकें पूछे तो 166 उत्तर देना है। आपको ध्यान रखना है। अब मैं चल रहा हूं दूसरी बात पे ध्यान देना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और उठा रहा हूं। अगर दोस्तों आपसे सिंपली पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको उत्तर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत अच्छा गहरा प्रश्न छिपा हुआ है। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बैठकों की केवल तब अध्यक्षता करते थे जब संविधान सभा की बैठकें किसके निर्माण पर होती थी? संविधान निर्माण पर। यह गजब का प्रश्न है। मैंने पहले ही कह दिया संविधान सभा की बैठकें 2 रूपों में होती थी, एक संविधान निर्माण पर और दूसरी कानून निर्माण पर। तो याद रखना, जब संविधान सभा की बैठक संविधान के निर्माण पर होती थी तब तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करते थे। लेकिन जब संविधान सभा की बैठक कानून निर्माण पर होती थी, या मैं बोलूं बतौर व्यवस्थापिका या विधायिका, क्योंकि कानून निर्माण का करने का काम किसका होता है बेटा? व्यवस्थापिका का। व्यवस्थापिका को बोलते हैं विधायिका। कानून निर्माण का काम किसका होता है? व्यवस्थापिका का। व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं अपन? विधायिका। तो जब संविधान सभा की बैठक कानून निर्माण या बतौर विधायिका या व्यवस्थापिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे, तब इसकी बैठक की अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर साहब। प्रश्न कैसे बनेगा सुन लीजिए। आपसे पूछा जाए संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका जब होती थी तब, या संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? सिंपल पूछे कि संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन, तो राजेंद्र प्रसाद उत्तर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन प्रश्न को घुमाए, टर्न करे और पूछे कि संविधान सभा की बैठकें जब बतौर व्यवस्थापिका या विधायिका होती थी तब इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे। और संविधान निर्माण पर होती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। यह बहुत गजब का प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। चलिए आगे, नोट डाल के लिख भी रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब संविधान सभा की बैठकें कानून निर्माण पब्लिक बतौर विधायिका, क्या बोल रहा हूं दोस्तों? पब्लिक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। किंतु जब संविधान सभा की बैठकें कानून निर्माण पर होती थी तब, सॉरी माफी चाहूंगा तो, बैठकें कानून निर्माण नहीं, संविधान निर्माण। क्या दोस्तों? संविधान निर्माण, संविधान निर्माण पर होती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई, इनमें से 114 संविधान निर्माण पर, शेष 52 बैठकें बतौर कानून निर्माण या व्यवस्थापिका विधायिका, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। 114 बैठकें अर्थात जब संविधान निर्माण पर बैठकें होती थी तब अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब इसकी बैठकें बतौर विधायिका अर्थात कानून निर्माण पर होती थी तब अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे गजब के क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं, यह बात भी आपको समझनी है और आपको ध्यान में रखनी है। ये सब चीजें हो गई हैं अपनी बैठकों की, ये हो चुकी। अब मैंने दो बातें बोली। आज जो कानून निर्माण का काम करती है संसद, ये संसद अस्तित्व में आई थी 1952 में। कब आई थी दोस्तों? 1952 में, अप्रैल 1952 में। उससे पहले ध्यान रख लेना, जो संसद थी वो अंतरिम संसद थी। क्या थी? अंतरिम संसद। और अंतरिम संसद कौन थी? तो याद रख लेना, संविधान सभा को ही अंतरिम संसद का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। यह बात याद रखना। और अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए ही यह कानून निर्माण का कार्य किया था संविधान सभा ने। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं आगे इसकी भी चर्चा थोड़ी सी कर लेता हूं, ध्यान देना। अंतरिम संसद, ये लो। तो याद रखना, संविधान सभा को ही याद रखना दोस्तों, संविधान सभा को ही अंतरिम संसद का दर्जा दिया गया।
बिल्कुल, जो संविधान सभा थी उसी को अंतरिम संसद का दर्जा दिया गया। और ये अंतरिम संसद कब तक अस्तित्व में रहेगी आपसे पूछ ले तो सिंपल सी बात है, जब तक संसद नहीं आएगी तब तक अस्तित्व में रहेगी। अर्थात अंतरिम संसद मतलब अस्थायी संसद, इंटरिम पार्लियामेंट बोलूंगा। और याद रखना दोस्तों, एक बात और बोल दूं, बाकायदा बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 379 में इस अंतरिम संसद का जिक्र भी किया गया है। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल खुले शब्दों में अनुच्छेद 379 में अंतरिम संसद शब्दावली का जिक्र है। कभी प्रश्न बन जाए कि अंतरिम संसद शब्दावली का उल्लेख, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 379 में है अंतरिम संसद शब्दावली का उल्लेख। इंटरिम पार्लियामेंट इंग्लिश में बोलते हैं, अंतरिम संसद हिंदी में। ध्यान रखना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, तो संविधान सभा को ही दिया गया था अंतरिम संसद का दर्जा। अब ये कब तक अस्तित्व में, तो ध्यान देना, अंतरिम संसद का अस्तित्व है कि अंतरिम संसद कब तक अस्तित्व में रहेगी, तो ध्यान रखना, जब तक संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती। संसद, जब तक संसद का गठन हुआ। सीधा उत्तर दे सकते हैं आप कि अंतरिम संसद कब तक अस्तित्व में रहेगी, तो जब संसद का गठन हुआ तब तक अंतरिम संसद अस्तित्व में रही। और संसद का गठन कब, तो ध्यान देना, राज्यसभा का गठन, तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। यह प्रश्न कई बार सीधा भी पूछा गया है। और लोकसभा का गठन पहली बार, पहली लोकसभा, तो पहली लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, 17 अप्रैल 1952 को। और एक बात और बता दो लगे हाथ, संसद की पहली बैठक भी याद रख लेना। संसद की, दोनों सदनों की पहली बैठक एक साथ हुई थी, तो संसद की पहली बैठक, नोट डाल के ये बात भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। यह प्रश्न कई बार फैक्ट के रूप में सीधा सीधा ही पूछ लेता है। संसद की पहली बैठक हुई थी 13 मई, माफी चाहूंगा, 13 मई 1952 को हुई थी, ध्यान रखना। अब एक प्रश्न है, आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए कि अंतरिम संसद कब तक अस्तित्व में रही, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि अंतरिम संसद का अस्तित्व 13 मई 1952 तक रहा, अर्थात जब तक संसद की पहली बैठक नहीं हुई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और कई किताबों में ऐसा लिखा, अच्छे जो बुक्स हैं, ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, जो अच्छे सोर्स हैं, उनमें यह मिलता है कि अंतरिम संसद का अस्तित्व 17 अप्रैल 1952 तक ही रहा। क्योंकि 17 अप्रैल को फाइनली संसद अस्तित्व में आ गई थी। बिकॉज ऑफ 17 अप्रैल को दोनों सदन अस्तित्व में है, 3 अप्रैल को पहले ही राज्यसभा आ चुका है और 17 अप्रैल को आ चुकी है लोकसभा। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम संसद का अस्तित्व कब समाप्त हुआ या अंतरिम संसद कब तक अस्तित्व में रही, तो आपको उत्तर देना है 17 अप्रैल 1952 तक। क्यों? क्योंकि अंतरिम संसद तब तक रहेगी जब तक स्थायी संसद नहीं आ जाती, और स्थायी संसद आ चुकी है सब 1952 में। तो याद रख लेना। अतः अंतरिम संसद को 17 अप्रैल 1952 को समाप्त कर दिया गया। ये लो दोस्तों, ये हो गई है आपकी अंतरिम संसद। और फिर कह रहा हूं मैं, अंतरिम संसद शब्दावली का उल्लेख मैं लिख ही देता हूं अलग से। बिल्कुल यह प्रश्न बन सकता है, ध्यान रख लेना। अनुच्छेद 379 में है, क्या है, तो आपको ध्यान रखना है अंतरिम संसद, बाकायदा अंतरिम संसद। मैं कहूं इंटरिम पार्लियामेंट शब्द कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 379 में स्पष्ट रूप से अंतरिम संसद जैसी शब्दावली का उल्लेख है। दोस्तों आपको याद रखना है, यह हो गई है आपकी अंतरिम संसद। जैसे ही संसद अस्तित्व में आएगी तो अंतरिम संसद का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त। और मैंने बता दिया है कि संविधान सभा के 2 कार्य थे। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों एक और मुद्दे पर, और वो मुद्दा है ये कि
जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? यह बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। उसके पीछे लॉजिक क्या है, इस लॉजिक की चर्चा मैं करना चाहता हूं आपके सामने। ध्यान दीजिए कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसको 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? 26 नवंबर 1949 को ही लागू क्यों नहीं किया गया? 2 माह की देरी क्यों? तो इसके पीछे का लॉजिक जो है, अब अपन उसको जानते हैं, और उस लॉजिक को जानने के बाद 2-3 बातें और बचेंगी, और फिर अपन इस टॉपिक को कर देंगे दोस्तों आराम से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर, और समाप्त कर देंगे इस टॉपिक को कंप्लीट। चलिए दोस्तों आगे। ध्यान दीजिए, एक्चुअल में क्या हुआ, इसके पीछे एक कहानी है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? कहानी क्या है जरा सुनना। कांग्रेस पार्टी जो 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुई थी, इस कांग्रेस पार्टी का प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था। दिसंबर माह में क्यों बोल रहा हूं, जानबूझ के बोल रहा हूं। 1885 से लेकर के 1929 तक जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुए, साल में एक अधिवेशन आयोजित होता ही होता था, उसे कहते थे वार्षिक अधिवेशन, और यह फिक्स था, दिसंबर माह में ही आयोजित होता था, 85 से लेकर के 1929 तक। 1930 पहली बार ऐसा साल था जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था, तो 1929 बोल रहा हूं मैं जानबूझ के। 85 से लेकर के 1929 तक प्रतिवर्ष कांग्रेस का साल में एक अधिवेशन आयोजित होता था, जिसको अपन वार्षिक अधिवेशन के नाम से बोलते हैं, और यह आयोजित होता था दिसंबर माह में। तो याद रखना, 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित हो रहा था। इसमें लाहौर में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ दोस्तों? लाहौर में। और लाहौर में आयोजित हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना, एक बार सीधा प्रश्न भी पूछा गया है, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न क्या था सीधा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है, 1929, 1936 और 1937। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1929 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, पहली बार 1929 में लाहौर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में क्या हुआ? तो याद रखना, एक गजब का प्रश्न बोल रहा हूं, भारत द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, या कांग्रेस पार्टी द्वारा, भारत नहीं बोलकर मैं बोलूं कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 के अधिवेशन में। इस 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। ध्यान रख लेना, यह प्रश्न सीधा पूछा गया है, सीधा यह क्वेश्चन पूछा था। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, सीधा ही याद कर लेना इस प्रश्न को, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, सुनना जरा, दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया, और तिरंगा फहराते हुए यह घोषणा की। क्या घोषणा की? घोषणा को जरा ध्यान से सुनना, घोषणा को ध्यान से सुनना। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए, ध्यान देना बेटा,
तिरंगा फहराते हुए यह घोषणा की मैं की यह घोषणा की दो बार आएगा कि ध्यान रखना, की आगामी, अब ध्यान देना, क्या आगामी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 को जो लाहौर का अधिवेशन था जिसमें पहली बार इन्होंने अध्यक्षता की, इसमें तिरंगा फहराया रावी नदी के तट पर, और तिरंगा फहराते हुए क्या घोषणा की, जरा गौर से सुनना, कि आगामी जनवरी माह के अंतिम रविवार को, क्या बोल रहा हूं मैं, आगामी जनवरी माह के अंतिम रविवार को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। गणतंत्रता नहीं, गणतंत्र नहीं, स्वतंत्रता दिवस। ध्यान देना कि आगामी मतलब 1929 में घोषणा कर रहे हैं दिसंबर में, तो आगामी जनवरी कब आएगी? 30 में, कि 1930 का जो जनवरी माह आएगा उस जनवरी माह के अंतिम रविवार को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। क्या कहा? आगामी जनवरी माह के अंतिम रविवार को, कोई डेट नहीं बोली थी, यह स्टेटमेंट कहा था जो मैं बोल रहा हूं, को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। यह घोषणा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि आगामी जनवरी माह के अंतिम रविवार को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। बेटा स्वतंत्रता दिवस बोल रहा हूं मैं, गणतंत्र दिवस नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रख लेना, स्वतंत्र दिवस बोल रहा हूं साथियों, ध्यान रख लेना। और बाय लक ये अंतिम रविवार कब आया? तो ये अंतिम रविवार आया 26 जनवरी को। कब आया? 26 जनवरी को आया अंतिम रविवार। 1930 की बात चल रही है तो 26 जनवरी को आया। और दोस्तों जैसा कि घोषणा की थी पंडित नेहरू जी ने कि आगामी जनवरी माह के अंतिम रविवार को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा, बिल्कुल इसी घोषणा के अनुरूप भारत ने 26 जनवरी 1930 को, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न बोल रहा हूं, 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या गजब का प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व मतलब कब? 15 अगस्त 1947 को हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता था 26 जनवरी को। और याद रहे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, 26 जनवरी 1930 से, बहुत अच्छे क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान रख लेना, 1930 से 1947 तक लगातार 18 साल, कितने साल? 18 साल या 18 वर्ष भारत ने 26 जनवरी को, भारत ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस मनाया के रूप में मनाया। ध्यान देना, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। किस रूप में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि सर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, बिल्कुल साहब 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 से और 26 जनवरी 1947 तक भारत ने लगातार 18 साल इस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। अब बेटा आपको अच्छे से पता है कि 26 जनवरी 1930 से लेकर और 1947 तक 18 साल तक भारत ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। लेकिन भारत को स्वतंत्रता कब मिल गई? 15 अगस्त 1947 को। तो एक समस्या खड़ी हो गई कि अब स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना होगा, बिल्कुल 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना होगा। तो बोले हमने 26 जनवरी को लगातार 18 सालों तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है, तो इस दिन का भी अपना एक राष्ट्रीय महत्व है कि 18 साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो इस दिन का अपना एक राष्ट्रीय महत्व है या नहीं है? बिल्कुल है।
तो इस 26 जनवरी को कैसे याद रखा जाए? अगर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाना पड़ेगा तो लोग 15 अगस्त को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, और पहले 18 साल तक हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया, इसको लोग भूल जाएंगे। और इस दिन का अपना एक राष्ट्रीय महत्व था, तो इस दिन का राष्ट्रीय महत्व होने के कारण हमने 18 साल सेलिब्रेट किया स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इस राष्ट्रीय महत्व का यह दिन हो गया, इसलिए इसको याद रखने के लिए कि 26 जनवरी को भी लोग याद रखें, भारत का संविधान 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह कहानी है, इसके पीछे ध्यान रहे दोस्तों। बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको। 26 जनवरी का अपना एक राष्ट्रीय महत्व था। 18 साल हमने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया आजादी से पहले, तो हमने 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू करने का लिया निर्णय। और एक गजब की बात और कह दूं, किस वर्ष भारत ने 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए, ऐसा भी हो सकता है, तो 1947 आ जाएगा, क्योंकि 1947 में एक तो मना लिया 26 जनवरी 1947 को, फिर एक 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा कि हम ऑफिशियली आजाद हो गए हैं, तो 15 अगस्त को मनाया और एक 26 जनवरी को। यह बात भी आपको याद रखनी है। अब मैं चल रहा हूं थोड़ा सा आगे। संविधान निर्माताओं ने फैसला किया कि 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनेगा और 26 जनवरी को हम संविधान लागू करेंगे, क्योंकि इस दिन का राष्ट्रीय महत्व था। यह बात भी बहुत अच्छी है, बहुत गजब का प्रश्न है, याद रहे। अब मैं 2 बातों पर चर्चा और कर रहा हूं। फिर एक समस्या आई संविधान निर्माताओं के सामने कि अगर हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, माफी चाहूंगा मैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे और 26 जनवरी को संविधान लागू करेंगे, तो फिर एक समस्या थी कि लोग 26 नवंबर को भूल जाएंगे कि चलो ठीक है 26 जनवरी तो याद रख लेंगे कि संविधान लागू कर देंगे, तो अपने आप याद रहेगा कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। तो फिर बोले 26 नवंबर का भी तो अपना एक महत्व है कि 26 नवंबर को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो याद रख लेना 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। राष्ट्रीय विधि / कानून। अब बच्चे सोचेंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा है संविधान दिवस। अरे भाई संविधान दिवस तो आज पढ़ रहे हो, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। संविधान दिवस तो 2015 से मनाना शुरू होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले ये देखो, को राष्ट्रीय विधि / कानून दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया, के रूप में मनाने का फैसला किया कि हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि या कानून दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। किंतु 2015 से, यह बात भी ध्यान रखना, किंतु 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत सरकार ने किया। मनाने का फैसला भारत सरकार द्वारा किया गया। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि / कानून दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी संविधान सभा द्वारा, लेकिन 2015 में पहली बार भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने यह फैसला किया कि हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। किस रूप में? तो राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और ध्यान रहे, आज हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में ही सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल। और कब से कर रहे हैं? पर प्रश्न आ जाए पहला संविधान दिवस कब मनाया गया, तो उत्तर देना है 2015 में। कब देना है? 2015 में मनाया गया पहला संविधान दिवस। तो 26 नवंबर का भी अपना महत्व हो गया, आज हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 26 जनवरी का है ही संविधान लागू हुआ था, और 15 अगस्त का हो गया अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इन चीजों को ध्यान रखना है। लगे हाथ। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में जो सेलिब्रेट करने की सिफारिश की थी, ये किस समिति ने की थी? तो किसने की थी, किस व्यक्ति ने की थी? तो ध्यान रखना, जोधपुर के एक महान विधिवेता थे लक्ष्मीमल सिंघवी। 26 नवंबर को जो हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये किस सिफारिश पर करते हैं? तो जोधपुर के एक महान विधिवेता रहे हैं, हालांकि आज वो नहीं है। जोधपुर के महान विधिवेता लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश
लक्ष्मीमल सिंघवी ने सिफारिश की थी कि हमें 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश थी ये संविधान दिवस के रूप में मनाने की। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये पूरी स्टोरी, ये पूरी एक लंबी चौड़ी कहानी है इसके पीछे कि 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया गया 26 नवंबर की बजाय। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव आपको ध्यान में रखना है कि 26 नवंबर और 26 जनवरी का अपना क्या महत्व है, इसके पीछे की जो स्टोरी मैंने बताई ध्यान रखनी है। और पूर्ण स्वराज वाली बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। ये चीजें हैं। अब संविधान सभा के जो अंतिम पार्ट में लेकर के आऊंगा, संविधान सभा के 7 पार्ट हमने हो चुके हैं, 8वां लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि अंतिम पार्ट, अगर फिर भी नहीं हुआ तो एक आधा सेशन और रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि शायद हो जाएगा। अंतिम पार्ट में हम 2-3 चीजों पर चर्चा करेंगे। संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया इसकी चर्चा कर ली है। अब मैं चर्चा करूंगा अगले सेशन में कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, तो कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसकी चर्चा मैं करूंगा थोड़ी सी। और भी संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट के प्रश्न आपके सामने मैं लेके आऊंगा। जैसे संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 15 थी। पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, 10 महिलाओं ने भाग लिया। एकमात्र दलित महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र देशी रियासतों की महिला, इनकी चर्चा मैं करूंगा। कुछ संविधान सभा के अंदर फैक्ट के क्वेश्चन, जो डायरेक्ट कथन के क्वेश्चन हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा। और कुछ संविधान सभा की आलोचना जो है, क्रिटिसाइज जो किया संविधान सभा में, जो क्रिटिसिज्म्स हैं, जो आलोचनाएं हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा आपके सामने अंतिम पार्ट में। सेशन लगभग घंटे भर का हो गया है, तो मैं इस सेशन को कर रहा हूं दोस्तों यही खत्म। और अगले और लास्ट सेशन में मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर के आऊंगा एक जबरदस्त संविधान सभा की क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।